लोकतंत्र में चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था है जिस पर सवाल उठाना संविधान पर सवाल उठाने जैसा माना जाता है। लेकिन क्या हो जब देश के एक बड़े राज्य के मुख्यमंत्री इसी चुनाव आयोग को व्हाट्सएप ग्रुप बताने लगे। क्या हो जब एक चुनी हुई सरकार यह कहे कि वोटर लिस्ट बनाने का काम चुनाव आयोग नहीं बल्कि एक राजनीतिक पार्टी की आईटी सेल कर रही है। इसके साथ ही राहुल गांधी की कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं को रंगे हाथ वोट कटवाते पकड़ लिया है। उसके बाद एफआईआर भी दर्ज हो गई है। पश्चिम बंगाल में गंगा की लहरों के बीच एक सियासी सुनामी आई है। मामला सिर्फ बयानों का नहीं है, मामला जिंदा लोगों का है। जी हां, वो लोग जो सांस ले रहे हैं लेकिन सरकारी फाइलों में उन्हें खत्म कर दिया गया है। अमृत सेन और मोहम्मद शमी जैसे देश के अभिमान को अब साबित करना होगा कि वे भारतीय हैं। आज की यह खबर सिर्फ एक एफआईआर की नहीं है, एक कहानी है उस आर पार की लड़ाई की जहां एक तरफ संविधान की संस्था है और दूसरी तरफ सड़क पर उतरी एक बागी मुख्यमंत्री। आखिर क्यों ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को कहा गायब हो जाइए कुमार? क्या वाकई बंगाल में 70 लोगों के मरने में चुनाव आयोग का हाथ है? अगले कुछ मिनटों में हम आपको उस तूफान के बीच ले चलेंगे जो इस वक्त सागर आइलैंड में उठ रहा है। जुड़े रहिएगा क्योंकि कहानी के अंत में जो ट्विस्ट है वो दिल्ली की सत्ता को भी बेचैन कर सकता है। गंगा सागर के 2 दिन के दौरे पर पहुंची ममता बनर्जी ने जैसे ही माइक संभाला यह साफ हो गया कि वो यहां अफसरों की पीठ थपथपाने नहीं बल्कि दिल्ली में बैठे हुक्मरानों की नींद उड़ाने आई हैं। मुद्दा था स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी वोटर लिस्ट को अपडेट करने की प्रक्रिया। लेकिन ममता ने कहा यह रिवीजन नहीं बल्कि डिलीशन का खेल है। यह एक ऐसा खेल है जहां चुन चुनकर वोटरों को लिस्ट से बाहर किया जा रहा है। जरा सोचिए, वोटर लिस्ट अपडेट करने का काम किसका है? सरकारी कर्मचारियों का, बीएलओ का, चुनाव आयोग का। लेकिन ममता बनर्जी ने एक ऐसा बम फोड़ा है जिसने लुटियंस दिल्ली तक की खामोशी तोड़ दी है। ममता बनर्जी ने भरी सभा में कहा कि चुनाव आयोग अब चुनाव आयोग नहीं रहा। उन्होंने सीधा कहा कि राज्य में चल रही एसआईआर प्रक्रिया में उन मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल हो रहा है जिसे भाजपा की आईटी सेल ने बनाया है। जी हां, आपने सही सुना, एक संवैधानिक प्रक्रिया को प्राइवेट ऐप्स से कंट्रोल करने का गंभीर आरोप। ममता बनर्जी का कहना है कि यह पूरा खेल एक साजिश है। उनका तर्क सुनिए, वो कहती हैं कि यह प्रक्रिया एलिजिबल वोटर्स यानी जो वोट देने के हकदार हैं उन्हें मरा हुआ घोषित कर रही है। जरा कल्पना कीजिए उस मंजर की, आप अपने घर में बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं और अचानक आपको पता चले कि सरकारी कागज में आपको खत्म कर दिया गया है, आपका वजूद मिट चुका है। बंगाल के गांव में यही डर फैल रहा है और इसी डर को ममता बनर्जी ने अपनी ढाल और तलवार दोनों बना लिया है। अब आते हैं उस तंज पर जो शायद इस साल का सबसे तीखा राजनीतिक वार है। हम अक्सर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चुटकुले सुनते हैं, लेकिन क्या चुनाव आयोग भी व्हाट्सएप पर चल सकता है? ममता बनर्जी कहती हैं हां। सागर आइलैंड में गरजते हुए उन्होंने कहा चुनाव आयोग व्हाट्सएप पर चलाया जा रहा है। एक लाइन नहीं, एक तमाचा है उस सिस्टम पर जो अपनी निष्पक्षता की कस्में खाता है। उनका कहना है कि आयोग के फैसले, आयोग के नियम और आयोग की लिस्ट सब कुछ एक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप की तरह अगंभीर और मैनिपुलेटेड हो चुका है। सांसद डेरेक ओब्रायन भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। याचिका में साफ कहा गया है कि बंगाल में जो एसआईआर चल रहा है वो मनमाना है, वो अवैध है और सबसे बड़ी बात वो असली वोटरों के लिए एक सजा बन गया है। टीएमसी का कहना है कि वो इस प्रक्रिया के खिलाफ सिर्फ बोलेगी नहीं बल्कि कार्रवाई भी करेगी। एक राज्य सरकार चुनाव आयोग के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रही है। यह भारतीय राजनीति में एक दुर्लभ दृश्य है। राजनीति अपनी जगह है लेकिन मानवीय त्रासदी को नकारा नहीं जा सकता। ममता बनर्जी ने इस लड़ाई को सिर्फ वोट बैंक तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने इसे जीवन और मृत्यु का प्रश्न बना दिया है। आंकड़े हैरान करने वाले हैं। ममता का दावा है कि जब से एसआईआर शुरू हुआ है बंगाल में डर का माहौल है और इस डर ने अब तक 70 लोगों की जान ले ली है। ममता बनर्जी ने एक बहुत ही मार्मिक और क्रोध से भरा सवाल पूछा। उनका यह सवाल दिल्ली के वातानुकूलित कमरों में बैठे नेताओं के लिए था। उन्होंने कहा गंभीर रूप से बीमार लोगों को भी एसआईआर के दौरान मतदान केंद्र पर वैधता साबित करने के लिए कतारों में खड़ा किया गया। 2 महीनों में अब तक 70 घटनाएं हो चुकी हैं। क्या किसी का दिल नहीं दुखता?
ये सवाल चुभने वाला है। एक 85 साल की बूढ़ी माँ जिसे अस्पताल में होना चाहिए, वो एम्बुलेंस में लेटकर पोलिंग बूथ के बाहर अपनी सांसें गिन रही है, सिर्फ यह साबित करने के लिए कि मैं जिंदा हूं। अगर ये सच है तो लोकतंत्र के गाल पर एक बदनुमा दाग है। और यहाँ ममता बनर्जी सिर्फ एक राजनेता के तौर पर नहीं रुकी, उन्होंने अपने अतीत के पन्ने पलटे। बहुत कम लोग जानते हैं कि ममता बनर्जी के पास कानून की डिग्री है, वो एक वकील भी हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को एक संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो अपनी काली कोट फिर से पहनेंगी। उनका बयान सुनिए, रोंगटे खड़ा कर देने वाला है। मैं सुप्रीम कोर्ट में वकील के तौर पर नहीं बल्कि एक आम नागरिक के तौर पर पेश होने की अनुमति मांगूंगी। जरूरत पड़ने पर मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी और जनता के लिए पैरवी करूंगी। मैं जनता की आवाज बनूंगी। मुझे मत भूलिए, मैंने कानूनी शिक्षा प्राप्त की है। एक मुख्यमंत्री जो कोर्ट रूम में खड़ी होकर अपने ही देश के चुनाव आयोग से जिरह करेंगी, ये दृश्य अगर हकीकत बना तो इतिहास लिख जाएगा। अब बात करते हैं उस हिस्से की जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। राजनीति में आलोचना होती है, निंदा होती है, लेकिन श्राप या बद्दुआ कम ही देखने को मिलती है। लेकिन ममता बनर्जी जब गुस्से में होती हैं तो शब्दों का चयन नहीं करती, वो सीधे वार करती हैं। उनका निशाना थे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। नाम लेकर मंच से हजारों लोगों के सामने ममता ने जो कहा वो एक धमकी भी लग सकती है और एक भविष्यवाणी भी। उन्होंने कहा, अगर लोगों के अधिकार छीन लिए गए तो आप भी गायब हो जाएंगे। गायब हो जाइए कुमार, गायब हो जाइए कुमार। इन 3 शब्दों में इतना वजन है। क्या यह सत्ता का अहंकार है जो चुनाव आयोग को ललकार रहा है, या एक आहत नेता की चीख है जिसे लगता है कि उसके लोगों को कुचला जा रहा है? ममता ने साफ कर दिया कि लोगों को अब सिर्फ भगवान का सहारा नहीं, एक दूसरे का सहारा बनना होगा। उन्होंने लोगों से अपील की, SIR में हिस्सा लेते समय सावधान रहें, उन लोगों की मदद करें जिन्हें मदद की जरूरत है। मेरा साथ देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उनका साथ दें जो इस काम की वजह से मुश्किल में है। दूसरे तरफ कर्नाटका में कांग्रेस की महिला पार्षद स्वर्णा कल्लाकुंटला की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर बीजेपी नेता को हिरासत में ले लिया गया है। उसके बाद से बीजेपी महिला नेता ने फटे कपड़े में आकर पुलिस पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। खैर, इन पर आरोप लगा है कि इस महिला भाजपा कार्यकर्ता ने कुछ मतदाताओं के नाम सूची से हटाने में अधिकारियों की मदद की थी। यह शिकायत केशवापुर राणा इलाके में मतदाता सूची संशोधन से जुड़े विवाद को लेकर दर्ज कराई गई थी। तो अब सवाल उठता है कि आगे क्या? एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में डेरेक ओब्रायन की याचिका है, दूसरी तरफ ममता बनर्जी की कोर्ट में खुद जिरह करने की तैयारी, और तीसरी तरफ बंगाल के गांव में फैला ऑर्डर कि कहीं उनका नाम लिस्ट से गायब न हो जाए। क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस गायब वाले तंज का जवाब देंगे, या फिर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल देकर बंगाल की सियासत को नया मोड़ देगा? यह लड़ाई अब सिर्फ वोटर लिस्ट की नहीं रही, ये लड़ाई बन चुकी है दिल्ली बनाम दीदी की। और जब ये लड़ाई होती है तो बंगाल में तूफान जरूर आता है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि डिजिटल इंडिया के दौर में वोटर लिस्ट से नाम कटना एक सोची समझी साजिश है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। आप देख रहे हैं PLS न्यूज। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।